हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन अमेजोन एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं SN1 मैकेनिज्म की, विच इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। तो क्या है मैकेनिज्म, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का सेशन यही रहने वाला है। तो सबसे पहले शुरू कर देते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, जिसको हम SN1B कहते हैं। तो देखें जरा होता क्या है। अगर हम समझें, हमने यहाँ ले लिया है R और Lg, कोई भी एल्काइल ग्रुप हम मान लेते हैं इसको, और ये हमने Lg ले लिया है। लीविंग ग्रुप, Lg का मतलब है हमारे पास लीविंग ग्रुप। SN1 में क्या होता है दोस्तों, कि हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हमने यहाँ लिया है ना, और यहाँ हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। लेट्स से हमने यहाँ पर पास यहाँ पर RNU बन गया है और साथ लीविंग ग्रुप बाहर निकल गया। तब ऑब्वियसली ऐसा कुछ हुआ है ना, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लीविंग ग्रुप लेकर निकल गया है। मगर इंपॉर्टेंट यह है कि हम ये समझें कि इसमें क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। तो लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म समझने, यहाँ हमारे पास RLG है, और हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों, दिस SN1, अगर मैं इसको एक लाइन से डिसाइड करूँ तो इट इज़ लाइक लखनवी स्टाइल। लखनऊ में कैसे होता है, ये बहुत तहजीब वाले होते हैं, तो यहाँ पर भी बहुत ही तहजीब वाला होता है। न्यूक्लियोफाइल को लीविंग ग्रुप की जगह लेनी है, मगर वो इंतज़ार करता है कि लीविंग ग्रुप पहले चले जाए, वैकेंसी डेवलप हो जाए, मतलब कार्बोकेटायन बन जाए। उसके बाद जब वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो जाए तो न्यूक्लियोफाइल फिर अपने लोन पेयर को वेकेंट ऑर्बिटल में दे देता है। मतलब लीविंग ग्रुप के रहते हुए न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर रहा है ना। तो ये हो गया ना, ये एकदम एक तरीके से लखनऊ का स्टाइल, एकदम तहजीब के साथ पहले लीविंग ग्रुप को जाने दिया जा रहा है और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले लीविंग ग्रुप छोड़कर चले जाता है, और यहाँ हमारे पास क्या बन जाता है, कार्बोकेटायन बन जाता है। और ये कार्बोकेटायन जो बनता है, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाता है हमारे पास RDS। RDS स्टेप का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये हम जानते हैं। और ये जो स्टेप जो होता है दोस्तों, ये सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है। और जब मैं इसको स्लोवेस्ट स्टेप बोल रहा हूँ, मतलब रेट इसी पर डिपेंड कर रही है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारे पास, दिस इज फर्स्ट स्टेप है ना। सेकेंड स्टेप में क्या हो गया, हमारे पास यहाँ कार्बोकेटायन बन गया। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो गया, और वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट होने के बाद सेकेंड स्टेप में हमारे पास वो हो जाता है जिसकी हमें ज़रूरत है, और वो है न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है। तो ऑब्वियसली पहला स्टेप अगर हमारे पास स्लो है, तो रिलेटिवली हम ये कह सकते हैं कि दूसरा स्टेप क्या होने वाला है, हमारे पास फास्ट। दोस्तों जो स्टेप फास्ट होता है, जो स्टेप क्विक होता है ना, उसमें न्यूक्लियोफाइल की सेलेक्टिविटी कमज़ोर हो जाती है। जब भी कोई चीज़ बहुत फास्ट होती है, तो दैट फास्ट प्रोसेस इज नॉट सेलेक्टिव, दैट बिकम मोर रिएक्टिव। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एवरी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल, every present nucleophile in the system can attack and form the product, can attack and form the product। कोई भी जो भी न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा सिस्टम में, वो प्रोडक्ट बना सकता है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, दिस स्टेप दिस स्टेप इज व्हाट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्टेप इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हो गया दोस्तों, क्वांटिटेटिव का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल है, सब अटैक करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्वांटिटेटिव है, इसका मतलब जो ज्यादा मात्रा में, जो ज्यादा अमाउंट में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होगा, उससे प्रोडक्ट कैसा बनने वाला है, मेजर बनने वाला है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास मेजर प्रोडक्ट वुड बी डिसाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नॉट द क्वालिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अच्छा न्यूक्लियोफाइल, बुरा न्यूक्लियोफाइल, ये नहीं देखेंगे, ये देखेंगे कि कौन न्यूक्लियोफाइल ज्यादा है, उससे बनेगा मेजर प्रोडक्ट। इसलिए यूजुअली इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूजुअली ऐसी जो SN1 रिएक्शन है, यूजुअली ऐसी रिएक्शंस में सॉल्वेंट इटसेल्फ एक्ट एज न्यूक्लियर। तो यूजुअली SN1 रिएक्शन में आपको
सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करते हुए दिख जाएगा और उसी से मेजर प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास अगर हम देखें तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो आरडीएस का पार्ट नहीं है। इसका मतलब वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मतलब रेट उस पर डिपेंड नहीं करेगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात हम यहाँ बात करें कि लिविंग ग्रुप जो है वो न्यूक्लियोफाइल के अटैक से पहले ही छोड़कर जा रहा है। इसका मतलब लिविंग ग्रुप हमको कैसा चाहिए? आदर्श SN1 रिएक्शन, आइडियल SN1 रिएक्शन के लिए हमें लिविंग ग्रुप कैसा चाहिए दोस्तों? गुड, अच्छा लिविंग ग्रुप चाहिए। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल हम चाहते हैं कि वो इंतजार करे और इंतजार करके वो अटैक तब करे जब लिविंग ग्रुप छोड़ के चला जाए। तो हमें न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर कैसा चाहिए? यहाँ पर हमको न्यूक्लियोफाइल चाहिए वीक, नॉट स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होगा वो लिविंग ग्रुप के जाने का इंतजार ही नहीं करेगा। वो क्या करेगा? या RLG के एंटी बॉन्डिंग में अटैक करके प्रोडक्ट पर यहाँ पर अटैक कर सकता है और लिविंग ग्रुप को धक्के देकर बाहर निकल सकता है। दैट इज डिफरेंट मैकेनिज्म। तो यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हमको वीक चाहिए ताकि वो कार्बोकेटाइन के बनने का इंतजार करे। फिर हमारे पास यहाँ लिविंग ग्रुप हमको गुड चाहिए ताकि वो छोड़कर चले जाए और कार्बोकेटाइन आसानी से बन जाए। पहला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसका मतलब कार्बोकेटाइन बन रहा है, उसका बनना आरडीएस है। तो कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसका मतलब कार्बोकेटाइन की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। लेट्स से अगर मैं कार्बोकेटाइन की बात कर लूँ, यहाँ हमारे पास R1 है, यहाँ हमारे पास R2 ले लें और यहाँ R3 ले लें। तो हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है दैट कैन अटैक फ्रॉम अपसाइड, जो कि प्लेनर है, दैट कैन अटैक फ्रॉम डाउन साइड। तो यहाँ हमारे पास RNU, अगर मैं सिंबॉलिकली बताऊं तो NUR भी बनेगा अगर R इज अ काइरल सेंटर। तो क्योंकि प्लेनर है इसका मतलब दोनों तरफ से अटैक हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर RNU और NUR मतलब एनेंशियोमर्स बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। क्या दोनों बराबर बनेंगे? क्या ये रेजोनिक मिक्सचर बना देता है? इसके बारे में अपन आगे बात कर रहे हैं। ठीक है, मगर ये पता है हमको कि एनेंशियोमर्स तो बनेंगे, दोनों बनेंगे अगर कायरल सेंटर है R तो ये हो गया हमारे पास कैसी रिएक्शन दोस्तों? SN1। कार्बोकेटाइन का बनना, इसका मतलब कि रीअरेंजमेंट भी होना तय है। क्लियर है? तो ये एक और बात जो हमको पता लग गई है, 2 स्टेप रिएक्शन। तो अगली पेज पर अपन जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आप लोग भूले नहीं। तो हम बात कर लेते हैं की पॉइंट्स की। तो की पॉइंट्स की बारे में बात करें तो SN1 के की पॉइंट्स क्या क्या है? तो हम बात कर सकते हैं, पहला, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RLG। RLG की पावर में लिखूं तो 1 हो सकती है, और यहीं पर अगर मैं न्यूक्लियोफाइल को कंसिडर करूं तो उसकी पावर मेरे को 0 शून्य लिखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वो जो है सेकंड स्टेप में आता है, फास्ट स्टेप में। तो इसका मतलब इस पर रेट डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ RLG की कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पर ही डिपेंड करती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर मैं बात करूं तो हमें दिख ही रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम देख सकते हैं कि 1 है और मॉलिक्यूलरिटी भी 1 है। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन भी कैसा है दोस्तों? 1। यहाँ पर जो 1 लिखा होता है ये पूछा गया है एक बार, जेई ने पूछा है कि यहाँ 1 क्या है। तो हम यहाँ बात करेंगे दिस रिप्रेजेंट्स मॉलिक्यूलरिटी, नॉट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। चौथा अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास हम यहाँ पर लिविंग ग्रुप हमें कैसा चाहिए? लिविंग ग्रुप हमको यहाँ पर चाहिए कैसा? अच्छा, गुड लिविंग ग्रुप, है ना। और अगर गुड लिविंग ग्रुप चाहिए इसका मतलब मैं रेट डिफाइन कर सकता हूँ कि अगर मान लो हमसे पूछा जाए RI, RBr, RCl और RF में से रेट ऑफ SN1 किसकी ज्यादा होगी? रेट ऑफ SN1 पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कि ऑब्वियसली गुड लिविंग ग्रुप हमको चाहिए, और हम जानते हैं कि लिविंग ग्रुप हमें ऐसे आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप कंपेयर टू Br माइनस देन Cl माइनस देन F माइनस, तो ये रहने वाला है। फिर अगर मैं बात करूं तो हमें सॉल्वेंट कैसा चाहिए? यहाँ पर सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी क्या चाहिए? तो दोस्तों हम जान रहे हैं यहाँ पर पोलर स्पीशीज का बनना, कार्बोकेटाइन का बनना इज RDS, और कार्बोकेटाइन कैसा है? पोलर। इसका मतलब ऐसा कोई भी सॉल्वेंट जो कि पोलर को स्टेबलाइज करे। तो कार्बोकेटाइन है, चार्ज है पूरा, उसको स्टेबलाइज कौन करेगा? पोलर। तो यहाँ पर हमको कैसा चाहिए? सॉल्वेंट पोलर चाहिए, लाइक डिजोल्व लाइक, कार्बोकेटाइन को घेर के उसको सॉल्वेट कर देगा तो उसको स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर कैसा चाहिए? पोलर सॉल्वेंट चाहिए। जितनी पोलरिटी ज्यादा होगी
उतना बढ़िया होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ हम जो है प्रेफर करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या पोलर सॉल्वेंट। अगर मैं बात कर लूँ तो हमें सॉल्वेंट कैसा चाहिए, यहाँ पर पोलर चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब अगर मैं बात कर लूँ कि हमें यहाँ पर रेट डिफाइन करनी है, लेट्स से इसकी बताएं, इसकी 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 है ना, और इसकी। अगर मुझमें इसमें रेट डिफाइन करने को मिल जाए तो हम कह देंगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से सीधे बात कर सकते हैं। तो यहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, अल्फा H 9 होंगे, यहाँ 2 डिग्री होगा, यहाँ पर हमारे पास कैसा होगा 1 डिग्री होगा, और यहाँ पर हमारे पास कैसे रहने वाला है जरा बताओ। यहाँ पर भी हमारे पास कैसा रहने वाला है 1 रहने वाला है। तो इसका मतलब रेट मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि SN1 की अगर मुझे रेट डिफाइन करनी पड़ी तो मैं कह सकता हूँ कि सबसे पहले होगा, फिर दूसरे नंबर पर होगा ये, और यहाँ पर अगर मैं SN1 की ही बात कर रहे हैं अपन ना, SN2 की, तो यहाँ पर अल्फा H देख सकते हैं, यहाँ पर 2 अल्फा H है, और यहाँ पर अगर कार्बोकेटाइन इस जगह बनेगा तो यहाँ 3 होगा ये। क्लियर है? तो यहाँ इस तरीके से अपन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से भी रेट डिफाइन करेंगे। क्लियर है? ठीक है, अगर मैं नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी कर्व और रिएक्शन प्रोग्रेस का ग्राफ बनाऊं, हमारे पास क्या देखने को मिलेगा जरा देखें। यहाँ तक हमारे पास ये हो गया, तो अब 7th पॉइंट हमारे पास क्या होने वाला है जरा देखें। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी ले लिए और यहाँ ले लिया हमने रिएक्शन प्रोग्रेस, और यहां से शुरू कर देते हैं अपन ग्राफ। तो ग्राफ अगर मैं समझू, ये रिप्रेजेंट कर रहा है RLG को, और ये जाएगा हमारे पास पर, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन बनने के बाद क्योंकि ऑब्वियसली रिएक्शन और स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए ही हो रही है, यहाँ पर RNU बन रहा है, प्लस हमारे पास NUR बन रहा है। ये दो मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर R कार्बोकेटाइन हुआ जो कि कायरल हुआ तो हमें दोनों एनेंटियोमर को अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो ये कार्बोकेटाइन हो गया, ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारे पास, ये रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, और ये पाथ में ऊपर ही रहने वाली है। क्यों? क्योंकि यही तो है हमारे पास RDS, तो जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा ऑब्वियसली वही तो रेट डिटरमाइनिंग स्लोवेस्ट स्टेप होगा। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई है? फिर ऐसे होता है दोस्तों। अब हमारे पास और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स और हैं, जरा देखें। SN1 के बारे में अपन आज डिटेल में बात करने वाले हैं। और पॉइंट नंबर 8 अगर मैं यहाँ देखूँ तो सॉल्वेंट की बात अपन ने कर ही ली है कि हम जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी उतना ही बढ़िया होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हमें SN1 में ध्यान रखनी चाहिए। जरा देखें, तो इसमें Ag प्लस ये भी यूज़ किया जाता है दोस्तों। Ag प्लस, अगर आप चाहते हैं कि SN1 रिएक्शन हो तो Ag प्लस आयन कैटेलाइजेस SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन को क्या करता है, ये कैटेलाइज करता है। कैसे कैटेलाइज करता है कि अगर आपने RX ले लिया और साथ में आपने Ag प्लस ले लिया, अपने जीवन से X को आप बाहर निकालना चाहते हो तो Ag आपकी मदद कर सकता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे पास RX और इन X का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है किसके लिए, Ag के लिए। कारण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि Ag जो है वो हमारे पास कार्बोकेटाइन बनाने के बाद रिएक्शन में यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स जो है वो है AgX का PPT प्रेसिपिटेट। यहाँ पर X आपको Cl मिल सकता है, Br मिल सकता है, और आयोडीन। Cl के केस में हम जानते हैं AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा, और AgCl का कैसा प्रेसिपिटेट होता है दोस्तों, वाइट। Br के केस में आपको पता है कैसा प्रेसिपिटेट मिलेगा, येलो। और आयोडीन के केस में आपको मिलेगा डार्क। तो इसका मतलब प्रेसिपिटेशन होना हमेशा रिएक्शन को क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स। तो यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स क्या है, Ag प्लस के आने से AgX का प्रेसिपिटेशन हो जाना, है ना। ये हो गया हमारे पास 8वां पॉइंट। 9वां पॉइंट जो है, 9th पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हम बात करेंगे क्या इसमें प्राइमरी आइसोटॉपिक इफेक्ट देखने को मिलता है। व्हाट इज काइनेटिक या काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट। तो बात करते हैं काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा कि नहीं। काइनेटिक आइसोटॉपिक
काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, यहाँ अगर मैं बात करूं, क्या यहाँ पर CH बॉन्ड ब्रेकिंग पार्टिसिपेट हो रहा है RDS में, तो CH और CD की अगर मैं बात करूं बॉन्ड ब्रेकिंग की, तो CH बॉन्ड जो है हम जानते हैं कैसा होता है, CH बॉन्ड बहुत लंबा होता है, CD बॉन्ड रिलेटिवली छोटा होता है, CT और छोटा होता है, तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होता है। अगर मान लो किसी भी रिएक्शन में CH बॉन्ड का पार्टिसिपेशन हो रहा है RDS में, तो अगर CH बॉन्ड है तो जल्दी टूट जाएगा, इसका मतलब रेट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, तो 7 गुना तेजी से टूटता है कंपेयर टू दी ड्यूटेरियम। तो इसका मतलब अगर RDS में CH बॉन्ड ब्रेकिंग है तो आपको फिर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट भी देखना पड़ेगा कि CH बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है या CD हो रही है तो 7 गुना कम तेजी से रिएक्शन होगी, CH हो रही है तो 7 गुना तेजी से रिएक्शन होगी। तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट यहाँ ऑब्जर्व हो गया, क्या होगा कि नहीं, यहाँ ऑब्जर्व नहीं होगा प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। कारण है यहाँ पर CH बॉन्ड ब्रेकिंग जैसी कोई चीज आपको RDS में देखने को नहीं मिल रही है। तो ये एक और अगली चीज इंपॉर्टेंट हो गई हमारे लिए, ठीक है। अब अगला सवाल हमारे पास उठता है जो कि हम पहले भी बात कर चुके कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज दिस, क्या यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या इसमें 100% 100% रेजोमाइजेशन होता है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इन SN1 100% रेजोमाइजेशन अकर और नॉट, अकर और नॉट, क्या 100% रेजोमाइजेशन होता है या नहीं होता है। तो आंसर यहाँ पर है दोस्तों, हमें देखने में तो लग रहा है कि बिल्कुल कार्बोकेटायन बन रहा है तो अटैक दोनों साइड से हो सकता है, तो इसका मतलब रेजोमाइजेशन 100% होना चाहिए, पर आंसर इज बिग। रीजन, व्हाट इज द रीजन, क्या है रीजन यहाँ, रीजन है हमारे पास आयन पेयर फॉर्मेशन। ये रीजन अब समझने की कोशिश करते हैं कि आयन पेयर फॉर्मेशन ऐसा क्या कर रहा है जो कि हमारे पास 100% आयनाइजेशन होने से रोक रहा है। और अगर आंसर नो है तो इसका मतलब एक प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा होगा और दूसरा हमारे पास क्या बन रहा होगा, कम बन रहा होगा। तो देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है। देखिए जरा, जब अपन यहाँ पर RLG ले रहे हैं और साथ में हमारे पास यहाँ न्यूक्लियोफाइल अपन ने लिया, तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। सिंबॉलिकली अगर मैं बात करूं कि ये कायरल सेंटर है, हमारे पास RNU बनेगा और साथ में NUR बनेगा, कंसिडरिंग R इज अ कायरल सेंटर। तो जिस तरफ LG है अगर उसी तरफ हमारे पास NU आ गया, इसका मतलब इसको हम बोलते हैं कि इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आया है। जहां से जिस साइड से LG गया उसी साइड से हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो इसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और इस प्रोडक्ट को बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर मान लो LG के अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल आया तो इसको बोलते हैं अपन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या वॉल्टन इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या फिर वॉल्टन। तो हमारे पास दो तरीके के प्रोडक्ट है, अगर मैं बात करूं तो हमारे पास रिटेंशन प्रोडक्ट है और इन्वर्जन प्रोडक्ट है। अगर मान लो कार्बोकेटाइन बन रहा है जिसका मतलब 50% संभावना है इसके बनने की और 50% है इसके बनने की, मगर रियलिटी में अगर मैं देखूं तो आंसर नो है। इसका मतलब इन दोनों में से एक ज्यादा बनने वाला है और वो होता है हमारे पास इन्वर्टेड प्रोडक्ट। ये थोड़ा सा क्या बनता है, ज्यादा बनता है रिलेटेड टू रिटेंशन। समझ में आ गया। अब समझते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि जब LG इसे छोड़कर चले गया, LG जब यहाँ पर बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर चले गया, तो होता क्या है कि ये वाला जो कोवैलेंट बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड, ये ब्रेक हो गया। कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब जैसे ही ये बॉन्ड टूटता है हमारे पास यहाँ पर बन जाता है कार्बोकेटायन और यहाँ हमारे पास बन जाता है Lg-। ये कोवैलेंट बॉन्ड अब बदल चुका है एक आयोनिक अट्रैक्शन। अभी ये दोनों जुदा तो हो रहे हैं मगर अभी इनके बीच में एक आयनिक अट्रैक्शन है जो इन्हें कंप्लीटली सेपरेट होने से रोक रहा है, ठीक है। हाँ, ये जरूर हो सकता है जैसे अपन NaCl को पानी में डालते हैं, तो जैसे ही मैं पानी में डालता हूं तो होता क्या है, वाटर इस आयनिक बॉन्ड को तोड़ देता है, Na को एक तरफ ले जाएगा, उसको सॉल्वेट कर देगा वाटर, और Cl- को वाटर लेयर अलग से सॉल्वेट कर देती है। तो थोड़े समय बाद ऑब्वियसली इनके बीच में सॉल्वेंट तो आना ही वाला है, मगर इस मोमेंटरीली इस टाइम की बात करते हैं जब हमारे पास ये आयन पेयर बना है।
तो इस आयन पेयर के बनते वक्त अगर मैं बात करूं इस समय पर, तो देखो अब अगर मैं कार्बोकेटायन से पूछूं तो उसके पास वैकेंसी डेवलप ऑलरेडी हो चुकी है। इसका मतलब वो न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, फ्री है अभी वो लेने के लिए, क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल। बस अंतर यह है कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल किधर से आ सकता है, जरा देखें पॉसिबिलिटी क्या है न्यूक्लियोफाइल के आने की। बैक साइड ऑफ द न्यूक्लियोफाइल आने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई भी स्टेरिक एंट्रेंस देखने को नहीं मिल रहा है। न्यूक्लियोफाइल की साइड, लिविंग ग्रुप की साइड से आने में दिक्कत है, क्योंकि अभी भी लिविंग ग्रुप यहां पर नेगेटिव चार्ज लेकर अड़ा हुआ है और यहां भी नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है, रिपल्शन होने वाला है। तो इसका मतलब अभी इलेक्ट्रॉन दे तो सकता है वो आर प्लस को, मगर वो सिर्फ और सिर्फ बैक साइड से अटैक कर सकता है। इसका मतलब अगर मैं इस समय पर प्रोडक्ट बनाऊं, इस समय पर मोमेंटरीली जब हमारे पास आयन पेयर है, तो हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट बन सकता है और वो है हमारे पास NuR, मतलब इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन रहा है इस मोमेंट पर। सोचो ये कुछ क्षण पर या कुछ सेकंड के लिए भी जिंदा रहा तो सिर्फ इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना। लेट्स अज्यूम, मैं मान रहा हूं कि 2% प्रोडक्ट हमारे पास इन्वर्टेड अभी बन गया। अब जैसे ही हमारे पास सॉल्वेंट इसके बीच में आने वाला है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट की एंट्री हो जाएगी और थोड़े समय बाद क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा R प्लस, और उसे आयन उसके चारों तरफ कौन होने वाला है, वाटर उसे घेर लेगा, और Lg माइनस को भी हमारे पास वाटर लेयर चारों तरफ से घेर लेगी। इनको सेपरेट आउट कर लिया, और जब सेपरेट आउट कर लिया, अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, इस साइड से भी अटैक कर सकता है, इस साइड से भी अटैक कर सकता है। मतलब इस समय पर अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। और अगर मैं इस समय की बात करूं तो अगले पेज पर हम देखें, हमारे पास R प्लस अब फ्री हो चुका है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक इधर से भी हो सकता है बैक साइड, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक इधर से भी हो सकता है फ्रॉम द सेम साइड ऑफ लिविंग ग्रुप। इस समय हमारे पास दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं बराबर, है ना, मगर हमारे पास ऑलरेडी 2% इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन चुका है। तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनाने का बाकी बचा हुआ परसेंटेज है वो है 98। तो 98 में से मैं बोल देता हूँ 49% बन गया हमारे पास बैक साइड से इन्वर्टेड प्रोडक्ट, और 49% हमारे पास कैसा बन गया दोस्तों, रिटेंशन प्रोडक्ट बन गया। तो यहां पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा NuR बनेगा, और यहां पर हमारे पास बन जाएगा RN सेंटर, मान ही रहा हूं। तो 49% हमारे पास इस समय कैसा प्रोडक्ट है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट है, और 49% हमारे पास कैसा है, रिटेंशन प्रोडक्ट। अगर मैं टोटल बात करूं तो 2% इसमें और जोड़ दूंगा जो कि आयन पेयर के समय बना था, तो वो एक्स्ट्रा हो गया हमारे पास। इट इज जस्ट एन एग्जांपल, रिएक्शन टू रिएक्शन इट कैन डिफर, द परसेंटेज कैन डिफर। तो हमारे पास 51% इन्वर्टेड प्रोडक्ट है और 49% रिटेंशन प्रोडक्ट है। इसका मतलब इन दोनों का मिक्सचर अगर होगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी जरूर 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 आएगी, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस इन्वर्टेड प्रोडक्ट। इसका मतलब जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें 100% रेजोमाइजेशन नहीं हो रहा है, और थोड़ा सा इन्वर्टेड प्रोडक्ट क्या बनेगा, थोड़ा सा ज़्यादा बनने वाला है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो आप लोगों को बतानी थी, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका मतलब अब इसमें कुछ चीज़ें और है जो कि हम थोड़ा सा और गहराई में जाएं तो समझ सकते हैं, और वो ये है दोस्तों कि आयन पेयर जितने ज़्यादा लंबे समय तक जिएगा, जितने ज़्यादा लंबे समय तक ये जिएगा, उतने ज़्यादा लंबे समय तक इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता रहेगा। तो मैं यहाँ पर बहुत ही बढ़िया एक शानदार ए का जी दे सकता हूँ तुम्हें आज का ज्ञान, और वो ये है दोस्तों कि अगर मैं पूछूं परसेंटेज ऑफ इन्वर्टेड प्रोडक्ट, मैं पूछूं तो मैं कह सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन्वर्टेड प्रोडक्ट आयन पेयर लाइफ। आयन पेयर लाइफ जितनी ज़्यादा होगी इन्वर्टेड प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा बनेगा। अगर मैं पूछूं परसेंटेज ऑफ रेजमाइजेशन, रेजमाइजेशन तो बिल्कुल वो तो तब होगा जब आयन पेयर खत्म हो जाएगा। तो आयन पेयर की लाइफ के उल्टा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो परसेंटेज ऑफ रेजमाइजेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयन पेयर लाइफ, है ना, समझ में आ गया, क्लियर है। तो ऐसा है दोस्तों जो हमें ध्यान रखना है ना। अब इसमें बहुत सारी चीजें और पूछी जा सकती है कि कार्बोकेटायन, अगर मैं चाहता हूं कि आयन पेयर लाइफ जल्दी खत्म हो जाए तो मैं सॉल्वेंट ऐसा लूंगा जो भयानक पोलर होगा, जिसका एप्सिलॉन वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, है ना, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होगा, तो जल्दी वो बीच में जाकर और इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं।
लीविंग ग्रुप टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना Lg माइनस स्टेबल होगा, तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन कम, उतना डिस्पर्स्ड होगा। लेट्स से आई माइनस है तो बहुत डिस्पर्स नेगेटिव चार्ज है, तो उसका अट्रैक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए कम होगा। तो यहाँ हम लीविंग ग्रुप टेंडेंसी ज़्यादा रखेंगे तो आयन पेयर लाइफ कम हो जाएगी। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी आयन पेयर की लाइफ उतनी कम होगी, क्योंकि उतना ही चार्ज क्या होगा, डिस्पर्स्ड होगा। तो हमारे पास अट्रैक्शन, आयोनिक अट्रैक्शन उतना ही क्या होने वाला है, कम होने वाला है। एक सवाल और बनता है जिस पर अपन बात करते हैं मैकेनिज्म में, और वो है एलिमेंटल इफेक्ट। एलिमेंटल इफेक्ट और बता देता हूं। एलिमेंटल इफेक्ट क्या है दोस्तों, विद रेस्पेक्ट टू लीविंग ग्रुप अगर मैं बात करूं तो हमारे पास RCl हमारे पास 35 है, और एक अपन ले लेते हैं RCl 37 ना। अब इसमें पूछा जाएगा कि बताओ इन दोनों में से रेट किसकी ज्यादा होगी। हम ये जानते हैं कि RX, यहाँ पर हमारे पास Cl क्या है, लीविंग ग्रुप है, तो इसका टूटना RDS का पार्ट है। इसका मतलब 35 और 37 की बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि कौन किसकी रेट ज़्यादा होगी। तो हम जानते हैं जो हैवियर आइसोटॉप होता है दोस्तों, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है रिलेटेड टू लाइट वन। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी क्या होगी, हमारे पास कम होगी, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी तो ऑब्वियसली रेट क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। हाँ, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होने वाली, कम होने वाली। तो ये था दोस्तों SN1 रिएक्शन, है ना। इस तरीके से सवाल आते हैं। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी पर आ सकता है, एलिमेंटल इफेक्ट पर आ सकता है, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, SN1 रिएक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.